बड़ी खबर वेनेजुएला से है, जहां पर 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। बुधवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं, जिससे काफी तबाही मची है। कई बिल्डिंग्स और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के झटके जैसे ही आए, घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र कराकस से 168 किलोमीटर दूर मोरोन शहर के पश्चिम में था, जो कैरिबियाई कोस्ट पर स्थित है। भूकंप का केंद्र जमीन से 13 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के जोरदार झटकों से कराकस में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, तो कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। लेकिन राहत की बात तो ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 7 की तीव्रता से ज़्यादा वाला भूकंप आया है, जिसके वजह से यहाँ पर कई इमारतों को नुकसान पहुँचा है और कई इमारतें यहाँ पर ढह गई हैं। राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, अपार्टमेंट के अंदर जो रसोई है, कांच टूटे पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से एक इमारत पूरी तरह से ढह गई है। हालांकि इस इमारत के ढह जाने से कि किसी की जान गई है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस से करीब 168 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र था और ज़मीन से करीब 13 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र पाया गया है। इस बहुमंजिला इमारत के कुछ फ्लोर्स पे जो दीवारें हैं वो चटक गई, दरारें पड़ गई और एक बड़ा हिस्सा जो था वो नीचे आके गिरा। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where an earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake felt in Venezuela, and these glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो व्यक्ति है अपने घर के हालत दिखा भी रहा है और बता भी रहा है कि किस तरह से वेनेजुएला में अब तक के सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप आया है। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो भूकंप आया है वो कराकस से करीब नॉर्थ वेस्ट में मौजूद मोटलाबियान शहर के पास बताया जा रहा है इसका केंद्र था, और वो भी करीब ज़मीन से 13 किलोमीटर नीचे ज़मीन में इसका केंद्र पाया गया है। और इस अर्थक्वेक के आने के बाद जो लोग थे वो किसी तरह से जान बचाकर अपने घरों से निकले। राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इमारतों को नुकसान पहुँचा है। एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि जब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो हताहत जो लोग हुए हैं या फिर जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। पूरे वेनेजुएला में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इलाका है जो पैसिफिक और साथ ही अटलांटिक के, जहाँ पर दोनों का मिलन होता है, ठीक उसके करीब पड़ता है। वेनेजुएला जहाँ पर है, साउथ अमेरिका का देश है, और इन इलाकों के आसपास ख़ास तौर पे माना जाता है कि जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और ख़ास तौर पे जैसे कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया का हिस्सा है या फिर लॉस एंजलिस का हिस्सा है, जहाँ पर पैसिफिक प्लेट और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टकराते हैं, एक बड़ा फॉल्ट लाइन है जहाँ पर अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और जो पूरा पैसिफिक का इलाका है वो माना ही जाता है रिंग ऑफ फायर्स है। तो ऐसे में वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको लेके कोई ये नहीं सोच सकता कि ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिस इलाके में वेनेजुएला मौजूद है इस इलाके में बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जोरदार भूकंप के झटके जापान और अमेरिका में भी महसूस किए गए हैं। जापान में जहां 6.9 तीव्रता यानी कि लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया है, तो वहीं पर अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया के भी पास बताया जा रहा है कि करीब 5.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 1940 के बाद नॉर्थ कैलिफोर्निया में भी ये भूकंप के अब तक के सबसे तीव्र झटके हैं। हालांकि यहाँ भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। जापान में पूर्वी समुद्र तट पर करीब 7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों से घर की लाइट्स और दूसरी चीजें डोलने लगी।
फिलहाल वहां सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र जमीन के 50 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में आए भूकंप का केंद्र बिलिटिस शहर में 12 किलोमीटर जमीन के नीचे था। तो फिलहाल वहां से भी किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6.9 यानी कि लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप जापान में महसूस किया गया और 5.6 भूकंप की तीव्रता उत्तरी कैलिफोर्निया में महसूस किया गया। और जैसा ही मैंने आपको बताया है कि क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका यानी अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है और जापान है, ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक महासागर में, प्रशांत महासागर में मौजूद है। और पूरा पैसिफिक का जो इलाका माना जाता है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहां पर अक्सर इस तरह की सिस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि ज़मीन के नीचे इस तरह की प्लेट्स का आपस में टकराना और भूकंप के झटके आना एक बहुत ही आम प्रक्रिया मानी जाती है यहाँ पर। और यही वजह कि यहाँ पर लोगों को इसके लिए तैयार भी रखा जाता है। अब बात करेंगे कोलकाता की, जहाँ पर निर्माणाधीन गोदाम ढही है। 5 की मौत हुई है और 20 लोगों को बचा लिया गया है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर बता रहे हैं कि कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से 5 की मौत हो गई है, 20 को बचा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, कोलकाता पुलिस और दूसरी टीमें तारातोला में उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम का शेड गिर गया था। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त कोलकाता के तारातोला से आई है, जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम के ढह जाने से 5 मजदूरों की जान चली गई है, 20 इसमें घायल हैं। इस वक्त पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेना के जवानों को भी बुलाया गया है और सेना के जवान भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो गोदाम बनाया जा रहा था उसमें बड़े बड़े लोहे के बीम भी लगे हुए थे, जिनके अचानक गिरने से इसमें तमाम जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो दब गए थे। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने मांग की है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीएचपी ने मांग की है कि चुड़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही सरकार ने सुनिश्चित करे कि जिसने भी चढ़ावे में चोरी की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बीच एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी तलब किया है। एसआईटी ने संजय सिंह से उन आरोपों के दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त और चढ़ावे के लेकर लगाए थे। जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं, वरना हम कीचड़ उछालेंगे ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भी चोर बच न पाए। सनातन की आस्था और विश्वास को डगमगाने वाला कोई गुनहगार छूट न जाए। इसके लिए अब विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने बिना लाग लपेट के अपनी मांगें साफ कर दी हैं। वीएचपी ने मांग की है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। चढ़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। चढ़ावा चोरी के आरोपों से विश्व हिंदू परिषद इस कदर नाराज है कि संगठन ने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। वीएचपी की ये बैठक 25 जून से 29 जून तक अयोध्या में होनी थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में लूट पर चिंता जाहिर करते हुए वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है
चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इनके बारे में कहेंगे कि ये शुद्ध हैं? मैंने कहा मेरे मन में इसका उत्तर है, पर ना हम कीचड़ उछालेंगे ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करें। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है। पहले दौर की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है। इन 4 लोगों में चंपत राय का एक करीबी व्यक्ति भी शामिल है। एसआईटी ने बैंक वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। एसआईटी ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। दान पात्र से चढ़ावा निकालने, काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने में गड़बड़ियां मिली हैं। काउंटिंग सेंटर में मंदिर का चढ़ावा गिनने का प्रोसेस भी गलत मिला है। मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनती के एसओपी बना रखे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये 4 लोग वही हैं जिन पर आरोप है कि उनके घर से चढ़ावे का पैसा बरामद हुआ था। चंपत राय के एक नज़दीकी पर भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, और प्रारंभिक रिपोर्ट में ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश जो की गई है उससे साफ है कि जब जांच मुकम्मल होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में इशारा बड़े लोगों पर है, लेकिन रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है। एसआईटी अभी अयोध्या में और जांच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के कई पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। एसआईटी की इस अंतरिम रिपोर्ट में राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के इंतजाम में बड़े बदलाव के सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस बड़े पैमाने पर राम मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर चढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक सीईओ अपॉइंट हो जो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखे और जो चढ़ावा है उसमें पारदर्शिता बढ़े। एसआईटी अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। एसआईटी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज 11 बजे लखनऊ के मंडलायुक्त कार्यालय में सबूत देने के लिए बुलाया है। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाला और चंदा चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी में तलब किए जाने पर संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पर मुझे बुलाया है। मैं जमीन घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपूंगा। इस पूरे विवाद पर निर्मोही अखाड़े की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर हो रही गड़बड़ियों की जानकारी उन्हें अपने शिष्य महिपाल से मिलती रही है। हाँ, महिपाल तो जैसे आया जाया करते थे। महिपाल लगभग समझिए चेला ही हैं। महिपाल जैसे रामलला के अखाड़े का नहीं है, विष का मामला आ गया है, कोई गलती देखते तो बताते थे, हम सुनते रहते थे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सब ठीक ठाक रहा। जिसको आमदनी पैसे चाह रहा है, जिनको कष्ट हो रहा है कि हाँ रामलला में ये चोरी, कभी चोरी हो ही, रामलला का नाम कोई चोरी कर सकता है? जहाँ रामलला देख रहे हैं वहाँ चोरी कभी हो ही नहीं सकता। रामलला की बुराई बोलना उचित नहीं है। उनको रामलला अपने आप उसको दंड दे देंगे। हम लोग रामलला के ऊपर कभी सपने में चोरी नहीं कर पाएंगे। और फिर अखाड़ा गलती देते हैं तो दंड देते हैं ना। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला ही नहीं। जो योगी जी हैं पूरा बैराग हैं, जैसा मुख्यमंत्री कोई मिलेगा ही नहीं। रामलला विराजमान है, ऐसा शांति से रामलला का निर्णय आया
रामलला विराजमान हो गए। पूजा पाठ कोई माहौल जैसे गर्म ही नहीं हुआ। आज मतलब यहाँ जितने गर्म थे सब ठंडे हो गए, सब शांति से राम राम पढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को सियासी रंग देने में लगे हैं। अखिलेश यादव अब एसआईटी का अपना नया मतलब समझा रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है? या ये हम कहें सैंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सैंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। ये केवल चढ़ावे में घोटाले की जांच का मामला नहीं है, ये सनातन की उस आस्था का भी सवाल है जिस पर दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की निगाहें लगी हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों में हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास शास्त्री भी हैं। श्रीनिवास शास्त्री ने शिलान्यास के पहले चांदी की ईंट दी, फिर चांदी की चरण पादुकाएं दी, धनुष दान और त्रिशूल के साथ साथ रोटी बनाने वाली मशीन भी दान की। इनमें कुछ रसीदें इनके पास आज तक नहीं मिली हैं। श्रीनिवास शास्त्री की मांग है कि पहले सभी ट्रस्टी इस्तीफा देकर बाहर आए, उसके बाद निष्पक्ष जांच की जाए। मैं राम से बहुत प्यार करता हूँ छोटे से। मेरा पिता ने करशोक में शामिल हुआ, 2 बार आया, मार खा के बहुत तकलीफ लेके आया। उसका मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कभी भी मंदिर बनता बोल के एक चांदनी का ईंट रेडी करके रखा, घोषणा किया ना, और सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया मंदिर बना सकते बोल के जजमेंट दे दिया। बहुत खुश हो गया मैं। वो ईंट 1 किलो का चांदनी ईंट ला के अयोध्या में दे दिया। किससे संपर्क किया आपने जब आपको पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? एक सज्जन ने हैदराबाद में, एक आदमी ने मेरे को चंपत जी का नंबर दिया। हाँ, उधर इधर नहीं देना, चंपत जी को दे देना बोल के बोले। तो मैं चंपत जी को फ़ोन करे तो मैं दिल्ली में है, आप जाइए, मैं अनिल मिश्रा बोल के देता हूँ, उसको दे देने को बताया। वो डीएम साहब का ऑफिस में बुला के डीएम साहब को दे दिया। बहुत खुश हो गए वो लोग, पहले गिफ्ट आया राम जी को बोल के। यानी कि ये जब की बात है जब शिलान्यास हो रहा था, एक ईंट आपने डीएम की मौजूदगी में अनिल मिश्रा को दी, उसकी रिसिप्ट मिली आपको? हाँ, रिसिप्ट मिला, खुद कलेक्टर ने दिया मेरे को, रिसिप्ट दिया। बाद में क्या करा वो, और 4 ईंट दिए तो पंचभूत साक्ष्य में 5 ईंट शिलान्यास में रखता बोले तो, और 4 ईंट भी लाके करसेपुर में दे दिया मैं। उसका रिसिप्ट नहीं मिला। 4 ईंट का रिसिप्ट पूछा, बहुत बार पूछा, देता बोल के ऐसे। ठीक है, मैं भगवान को दे दिया, छोड़ दिया। एक चांदनी का 8 किलो, एक 4 किलो का, और पंचधातु में बना के उसमें गोल्ड कोटिंग करके 2 जोड़ी मैं दे दिया। 2 जोड़ी चरण पादुका। ये कितने किलो की थी? वो 12 किलो का है। 1 किलो, वो 1 किलो सोना है उसका ऊपर। वो सोना कोटिंग करके दे दिया, 2 जोड़ी दे दिया। नीचे गोपाल वो टाइम में चंपत जी के पास गए तो बहुत बिजी में है, उद्घाटन में बिजी है। वो टाइम में कोई बात आया तो चेयरमैन साहब के पास ले गया, नीचे गोपाल दास जी। उसका हाथ दे के उससे मैं ऑफिस में जमा करो बोले तो ले जाके जमा कर दिया ऑफिस में। उसको रिसिप्ट मिला मेरे को, मिला। इसके अलावा और क्या दिया आपने? और धनुष दिया, 13 किलो चांदनी, 1 किलो सोना से एक धनुष भी दिया, उसका भी रिसिप्ट दिया, रिसिप्ट दिया मेरे को। और बीच में एक रोटी मिशन दिया, रोटी मिशन। रोटी बनता ना, वो 1 घंटे में 6000 रोटी निकलता। वो कार्यक्रम का वर्कर्स को रोटी बना के देते बोल के ईजी आसान हो जाता ना, इसलिए दिया। उसको रिसिप्ट नहीं मिला मेरे। कितने की थी वो मशीन? वो 6 लाख का है, कम से कम 6 लाख का मशीन दिया। उसको रिसिप्ट नहीं मिला, छोड़ दिया। फिर ठीक है, भगवान।
रामलला के दान पर कितनी डकैती हुई है, राम मंदिर से कितना चरावा चोरी हुआ है, इसकी मिस्ट्री अभी क्लियर नहीं हुई है। इस बीच एक महिला ने दावा किया है कि उन्होंने चांदी के कांक बनाकर खुद चंपत राय को दिए थे, लेकिन अब उनके दान का कोई पता नहीं लग रहा। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर से काक भुषंडी की चांदी की प्रतिमा चोरी हो गई है। अब इस तस्वीर को देखिए, सोफे पर चंपत राय हैं, सामने एक महिला है और चंपत राय के हाथ में जो काले कपड़ों में मूर्ति है वही काक भुषंडी है और यही मूर्ति रामलला के दरबार में इस महिला ने दान की थी। नाम है अनीता भारद्वाज। अब काक भुषंडी की दूसरी तस्वीर देखिए, पूरी मूर्ति शुद्ध चांदी की है। काक भुषंडी के गले में एक चेन और लॉकेट अलग से डाला गया है जिस पर राम नाम लिखा गया है। ये चेन भी चांदी की है और लॉकेट भी चांदी का है। दावा किया गया है कि काक भुषंडी की इस मूर्ति को अनीता भारद्वाज गर्भगृह में भगवान श्री राम को अर्पित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका गया, जिसके बाद ये मूर्ति उन्होंने राम मंदिर के ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को सौंप दी। अनीता का दावा है कि इस दान की कोई भी रसीद नहीं मिली। वादा किया गया कि भगवान को काग अर्पण करने के बाद उसकी रसीद और तस्वीर भेजी जाएगी, लेकिन कोई रसीद नहीं मिली। अब अनीता भारद्वाज पूछ रही है कि इस काग भुषंडी की मूर्ति का क्या हुआ। अनिल मिश्रा जो हैं, उनके जो गोपाल राव हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की बातें आई हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सेवादार का काम वहाँ पर सौंप दिया। अनिल मिश्रा जो हैं, चंपत राय के बाद वही सारा काम देखते थे, तो फिर ये लापरवाही कहाँ हो गई? लोगों ने प्रॉपर्टियाँ इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो चांदी और सोने के जो जेवरात वहाँ पर दिए जाते थे दान में, उनकी रसीद नहीं मिलती थी। ऐसा कैसे हो रहा था कि रसीद ही नहीं मिल रही थी उनकी? वैसे रसीद देना तो जरूरी था, क्योंकि समाज अगर हमको कोई दे रहा है उसको देना जरूरी था। ये दिए भले नहीं है, लेकिन इसमें इन लोगों को गलती नहीं, सब रामलला के पास सब है, वो सब मिल जाएगा। इसी तरह हर रोज दान देने वाले सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब एसआईटी को तलाशने हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर 16 साल के एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर थाना इलाके की है, जहां पर गौतमपुरी के रहने वाले 16 साल के लड़के को किसी ने चाकू से हमला करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगे। तो दिल्ली की खबर है, जहां 16 साल के एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर थाने इलाके की है। गौतमपुरी के रहने वाले 16 साल के लड़के को किसी ने चाकू से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भी भड़क गया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगे। भाई के चाकू लगे हैं। आपके भाई है? हाँ। क्या नाम है? लक्की। कितनी उम्र है? 16 साल। क्या पता लगा आपको? हमें पता लगा कि उसके चाकू लग गए, 2 गली आगे वहाँ भागे हुए गए, उसे लेके आए तो यहाँ तक आते आते वो खत्म। जगह पे मारा उसे चाकू? कमर में लगे, पेट में लगे उसकी। नाम बता दीजिए अपना। जयप्रकाश। हमने छोड़े गो से। बच्चा कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है? जयप्रकाश। नहीं, बेटे का क्या नाम है? लक्की। क्या हुआ, क्या पता लगा? चाकू मार दिया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ भी लोग लो, पुलिस वाले आ जाए, थाना लगा ले पूरी ताकत। किस जगह की? छोड़ूंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो घर पे कुछ कह के गया था? मैं थोड़ी देर रोटी खाने गया था, बाहर गया, मैं प्रधान करे था, मैं उससे पता नहीं लगा क्या हुआ। खबर दिल्ली के नंद नगरी से है, जहां पर बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही एक बस रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों और बाइक को टक्कर मारते हुए खंबे से जा टकराई। देर रात हुए इस हादसे में 27 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 9:30 बजे नंद नगरी बस डिपो के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक नंद नगरी फ्लाईओवर से उतर रही एक बस ने पहले एक टैक्सी को टक्कर मारी और इसके बाद 3 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने 27 वर्षीय विनीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित और सूरज का इलाज किया जा रहा है। यूपी बस की गाड़ी नहीं थी, कोई भी बस थी और बस वाला इस साइड से ही आ रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड में था। जब एक्सीडेंट हुआ फटाक देने से एक आवाज आई है,
पीछे वाला बंदा जो था वो ऑन द स्पॉट डेड है और उसके जो ये पैर थे यहाँ पे लगे हुए थे। रेड लाइट हो गई थी, आगे बाइक वाले खड़े थे तो वो भी रुक गया। पीछे तो ये बस आई है कम से कम 100 की स्पीड में, ये पीछे बाइक वालों में टक्कर मारती हुई आके, और इसने देखी कि आ रही है, इसने लेफ्ट दबाई, इसने आके इसने पीछे से बस मार दिया आके कोना। लेकिन बाइक भी ख़त्म हो गई हैं, हमारी गाड़ी में भी कम से कम 60-70 हज़ार का नुकसान है। यूपी नंबर बस्ती बत्ती पे खड़े थे हम तो, और ऊपर से बस आई, बहुत स्पीड 100 से कम नहीं होगी, और वहाँ लाल बत्ती नहीं देखी, वो ऊपर चढ़ाता ही चला गया सबके ऊपर। मैंने देखी गाड़ी आ रही तो मैंने लेफ्ट गाड़ी दबाई, फिर भी हमारे में ठोंकता चला गया। खबर दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर जिम्स अस्पताल में 10 दिन से धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। बुधवार रात को पुलिस धरने पर बैठी कर्मचारियों को हटाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हुई और फिर पुलिस ने जबरन धरने पर बैठे कर्मचारियों को वहां से हटा दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, यहां तक कि पुरुष पुलिस वालों ने महिला कर्मचारियों को धक्का दिया। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 10 दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। ये लोग नियमित करने की मांग कर रहे थे। बुधवार देर रात जब तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब धरना खत्म करने पहुंचे पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मौके पर हंगामे का ये माहौल बन गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को वार्निंग दी जा रही है और जहां भी फायर सेफ्टी मानक पूरे नहीं है उन्हें सील किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी के निर्देश से साफ है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में एलडीए ने कार्रवाई करते हुए 15 कोचिंग बिल्डिंग को सील कर दिया, क्योंकि कहीं भी सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे। वहीं आज भी सीलिंग की कार्रवाई तमाम जगहों पर जारी रहेगी। यह बिल्डिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया जाना है। कृपया इसमें पूरे बच्चे, काम पढ़ने वाले, स्टूडेंट, कर्मचारी कृपया बाहर निकल जाएं। ध्यान दें, इस आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई बच्चा या टीचर है तो बाहर आ जाए। ये बिल्डिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सील की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद से प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। शहर शहर यही अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। अवैध बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से प्रयागराज और गाजियाबाद तक उन कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा रहा है जहां सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं। एलडीए द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जबरदस्त तरीके से जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को गोमती नगर इलाके में सील किया गया है, क्योंकि जो मानक होते हैं उसके अनुरूप ये बिल्डिंग नहीं पाई गई है। लिहाजा एलडीए ने इसको अवैध घोषित करते हुए सील कर दिया है। आप देखिए कि नोटिस लगाई गई है कि भवन उपाधियों एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण भवन में संचालित गतिविधियां अवैध पा गई हैं। लिहाजा इस भवन को सील करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और कोचिंग संस्थान का नाम लिखा गया है, जोनल अधिकारी प्रवर्तन जोन के साइन है और बाकायदा देखिए यह निर्माण अवैध है। एलडीए द्वारा इसे सील किया गया है और सील के बाकायदा जो बड़े बड़े यहाँ पर सिग्नेचर्स होते हैं उसको यहाँ पर किया गया है। लखनऊ का ये बड़ा कोचिंग संस्थान है और अगर ऐसे बड़े कोचिंग संस्थान में जो नॉर्म्स के वायलेशन पाए जाते हैं तो आप सोचिए कि बड़े बड़े संस्थानों में अगर नॉर्म्स के वायलेशन पाए जा रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा हानिकारक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दरअसल यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। एलडीए और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बुधवार को भी बड़ा जांच अभियान चलाया। कई कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग्स की जांच की गई और जिन बिल्डिंग्स में सेफ्टी नियमों का उल्लंघन और फायर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, ऐसी 15 बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। जो बेसमेंट है उस बेसमेंट में भी देखिए क्लासेस चल रही हैं और जो 360 डिग्री में, यानी कि अगर पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ आप घूमेंगे तो 360 डिग्री में आपको निकलने के लिए, किसी भी इमरजेंसी को पास करने के लिए मौका होना चाहिए, वो फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और जो क्लासेस चल रही थी वो ये देखिए बेसमेंट में चल रही थी और इसकी एंट्री और एग्जिट सिर्फ और सिर्फ एक है। मैं बेसमेंट के नीचे जा रहा हूँ और उसके बाद देखिए पतला सा रास्ता है। इस पतले से रास्ते में फिलहाल
अगर बच्चे अंदर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, पूरी तरीके से गुप अंधेरा है और अंदर क्लासेस को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है एलडीए की तरफ से। लेकिन जो स्थिति है वो ये बताती है कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है। अगर कोई भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन होता है यहाँ पर तो फिलहाल लोग नहीं कर पाएंगे, कोचिंग के संस्थान के लोग नहीं कर पाएंगे। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में भी चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में जब टीम एक इंस्टीट्यूट में जांच करने पहुंची तो वहां का संचालक ताला बंद करके अंदर छिप गया, जिसके बाद पुलिस दीवार फांदकर अंदर घुसी। जांच में सामने आया कि इस इंस्टीट्यूट में सैकड़ों छात्र आते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर बिल्डिंग में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। फायर उपकरण भी पुराने हैं और बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं है। ऐसे में टीम ने बिल्डिंग को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया है। चीफ फायर अफसर द्वारा जो है अवगत कराया गया कि इस तरह से एक बिल्डिंग है और इसको ताला बंद कर लिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट चल रहा है और मैंने भी देखा ताला बंद मिला। इसके बाद किसी तरह से ताला खुलवाया गया तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर फारूक तैयब जी मिले। इनसे मैंने पूछा कि भाई इसका कोई नक्शा स्वीकृत है और इसके कोई एनओसीज हैं कि नहीं हैं, तो इनके द्वारा न तो कोई एनओसी दी गई और न ही कोई स्वीकृत मानचित्र दिखाया गया। बिल्डिंग जो है G+2 मंजिल की बहुत काफ़ी पहले की निर्मित है। इनके द्वारा कुछ भी न दिखाए जाने पर प्रथम दृष्टया सील की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अन्य भी जांच करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार अब कोचिंग बंदी लेकर आई है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा, बीजेपी अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता को सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान कर रही है। माना सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्या पिछले 10 सालों से सरकार सो रही थी? सरकार के पास एक दिन में इतना स्टॉक कहां से आ गया कि पूरे प्रदेश में हजारों लोगों को जांच के बाद नोटिस थमा दिया गया। सच्चाई यह है कि अब सुरक्षा मानकों और अनुमति के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपाई आपदा में संपदा ढूंढ लेते हैं। कोचिंग संस्थानों को बंद करने से उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं? सवाल लाजमी है कि आखिर प्रशासन की नींद 15 मौतों के बाद ही क्यों खुली? क्यों दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद यूपी का प्रशासन नहीं जागा? और अब कैसे इतने सारे कोचिंग सेंटर्स अवैध पाए जा रहे हैं जो कल तक धड़ल्ले से चल रहे थे? क्या प्रशासन ऐसे हादसे का इंतजार कर रहा था? बहरहाल अब लखनऊ अग्निकांड मामले में 10 साल पहले तैनात अफसरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। एलडीए के वाइस प्रेसिडेंट प्रथमेश कुमार ने 5 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। अग्निकांड की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो सिंगल यूनिट रेजिडेंशियल हाउस का नक्शा पास था, लेकिन यहाँ मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और अब उस बिल्डिंग पर प्राधिकरण ने नोटिस लगा दिया है। मकान मालिक से बिल्डिंग को खुद गिराने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर प्राधिकरण इसे गिराएगा तो इसका खर्च मकान मालिक से वसूला जाएगा। देखिए, ये बिल्डिंग जो है इसका 2014 में रेजिडेंशियल मानचित्र पास हुआ था। 2016 के आसपास इसमें कमर्शियल निर्माण शुरू हुआ। बेसमेंट की खुदाई कमर्शियल के हिसाब से शुरू हुई। 2016 में जो तत्कालीन अधिकारी तैनात थे उन्होंने नोटिस भी इशू किया और डिमोलिशन ऑर्डर भी किया, बट जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसके एप्लीकेशन के आधार पर 2016 में ही जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने अपना डिमोलिशन ऑर्डर वापस ले लिया। किस परिस्थिति में उन्होंने ऑर्डर वापस किया 2016 में, यह भी स्पष्ट नहीं है। उसके हम लोगों ने जितना परीक्षण किया हमारे हिसाब से उन्होंने सही नहीं किया और इसी कारण से उनके साथ साथ और उस समय तैनात जितने अवर अभियंता थे, एई लेवल के ऑफिसर्स थे, एक्सीएंस थे, जोनल ऑफिसर्स थे, उन सब के विरुद्ध हम लोगों ने शासन में एक्शन के अगेंस्ट रिकमेंड कर दिया है। क्योंकि जब निर्माण हो रहा था 2016 में, उसी समय अगर ये कार्रवाई की जाती, डिमोलिशन ऑर्डर किया जाता जैसे हम लोग आज की तारीख में करते हैं, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है तो दूसरी ओर प्रशासन उन सभी जगहों की चेकिंग कर रहा है जहां सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं। पुणे में अपने मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के साजिशों के शिकार हुए केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब जांच तेज हो गई है। बुधवार शाम फॉरेंसिक टीम ने पुणे पुलिस के साथ लोहागढ़ फोर्ट का विजिट किया
और केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़ी जांच की। तो वहीं फोर्ट के एंट्री गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज से भी कई अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में केतन अग्रवाल की हत्या का आरोपी और सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भीषण गर्मी से हुडी पहनकर जाता हुआ भी नजर आ रहा है और इसी आधार पर पुलिस को चेतन चौधरी पर शक हुआ और फिर जांच का एंगल बदल गया। 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर केतन की गहरी खाई में धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। सिया और केतन की 25 फरवरी को सगाई हुई थी और नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। पुलिस को शक है कि केतन मर्डर केस के आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और परिवार के प्रेशर में केतन से शादी करने जा रही थी। इसी एंगल को पुलिस हत्या की संभावित वजहों में से एक मानकर जांच अब कर रही है। आशिक के साथ मंगेतर का मर्डर प्लान करने वाली सिया गोयल की ये रोमांटिक सोशल मीडिया पोस्ट बता रही है कि सगाई से शादी के बीच का सफर कितना फिल्मी था। मंगेतर केतन के साथ सिया की एक रोमांटिक पोस्ट बता रही है कि सिया ने कितने शातिराना तरीके से केतन के मर्डर का प्लान बनाया और फिर उसे एग्जीक्यूट किया। 26 साल के केतन की 25 फरवरी को सिया गोयल के साथ शादी हुई थी। सिया ने सगाई के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपनी शादी फिक्स होने को लेकर कितनी खुश है। सिया और केतन की नवंबर में शादी होने वाली थी। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले, 1 महीने पूरा हुआ। इस पोस्ट में सिया ने केतन को टैग भी किया था। वहीं केतन भी अपने होने वाली जीवन साथी को खुश करने के लिए एक मौके को इवेंट में तब्दील कर रहा था। 19 जून को सिया के बर्थडे से ठीक 1 महीना पहले ही केतन ने तैयारी शुरू कर दी और सिया को सरप्राइज करता केतन का ये वीडियो उसके बर्थडे के काउंटडाउन का हिस्सा था। एक तरफ जहां केतन सिया की लंबी उम्र की दुआ कर रहा था, तो सिया अपने मंगेतर के मर्डर का प्लान बना रही थी और सिया अपनी साजिश में कामयाब भी हो गई। और 19 जून को केतन सिया को स्पेशल सरप्राइज के साथ हैप्पी बर्थडे बोल पाता, उससे एक दिन पहले सिया ने अपने आशिक चेतन के साथ मिलकर मंगेतर केतन की हत्या कर दी। 18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फिलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया, उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया, उसके बाद हमको शक हुआ। फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार करने के बदले बेवफा मंगेतर सिया गोयल ने केतन को रास्ते से हटा डाला, लेकिन सिया ने केतन की हत्या के साथ उसके परिवार की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और लोहागढ़ फोर्ट पर केतन की हत्या को हादसा करार देने की कोशिश की। इधर शादी की तैयारियों के बीच मंगेतर के साथ लोहागढ़ घूमने गए बेटे की मौत से केतन के पिता ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की मौत हादसे में हुई है। आखिरकार पुलिस की जांच आगे बढ़ी और फिर सामने आया 18 जून यानी हत्या वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 18 जून को केतन की मौत के दिन लोहागढ़ किले पर एक युवक हुडी पहनकर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने 18 जून का टेम्परेचर चेक किया तो वो 33 डिग्री निकला। पुलिस समझ नहीं पाई कि आखिर इतनी गर्मी में कोई शख्स हुडी पहनकर चढ़ाई क्यों कर रहा था। इसके बाद हुडी पहने शख्स की तलाश की गई तो वो चेतन चौधरी निकला। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन चौधरी की वो तस्वीर कैद हुई है। चेतन चौधरी के फुटेज जो है वो कैद हुए हैं, जिसमें वो हुडी लगाकर, मास्क लगाकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिन गर्मी थी यहाँ पे 18 तारीख को। जी गर्मी का दिन था सर। उसमें कोई आदमी से हुडी लगा के अकेला ही होगा वो, और तो कोई जा नहीं होगा। उतना आइडिया नहीं था। अगर मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता तो आइडिया रहता सर, वो आइडिया नहीं। लेकिन गर्मी थी उस दिन। जी गर्मी थी, इतना ही से बात था। उस दिन गर्मी थी और पुलिस सूत्रों से जानकारी है 33 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। ऐसे में कोई शख्स हुडी लगा के, मास्क लगा के जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन जो है वो
आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है और सिया उसे इशारा कर रही है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि 1 जनवरी से जून तक सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा बार बात हुई। पिछले 6 महीने में दोनों के बीच टॉक टाइम 338 घंटे निकला है। दोनों ने खुद बताया कि उन्होंने इसके लिए लंबी प्लानिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक केतन के परिवार ने पूछताछ के दौरान कई ऐसी जानकारियां दी जिनसे पुलिस को यह समझने में मदद मिली कि केतन बेहद सतर्क स्वभाव का था और बेवजह रिस्क लेने से बचता था। ये पूरी हत्या की गुत्थी जो है वो इसी किले में लगे सीसीटीवी कैमरे, सिया के मोबाइल, चेतन के मोबाइल से सुलझी है। साथ ही परिवार वालों को जब शक होने लगा सिया के जो पहले सिया कहा करती थी और उसमें सब कुछ उल्टा निकलने लगा, तब शक हुआ और उसके बाद ये सब कुछ सामने आया और ये गुत्थी सुलझी है। केतन अपने परिवार का इकलौता लड़का था। उसके दादा ने केतन की शादी के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। केतन की फैमिली ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में पार्टी प्लान की थी। केतन के दादा ने सिया के बर्थडे गिफ्ट के लिए हीरो का हार खरीद लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस बहू के लिए वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं वही उनके सपनों का कत्ल कर देगी। ये किस्सा तो हमें दो सपने में भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी भी जब उसका बर्थडे मना रहे थे उसके लिए मैं डायमंड का हार भी लेके आया, प्यार से लड़की के लिए और लड़की के लिए लेके आया। 19 तारीख को जो वो था उसके लिए आपको आप गिफ्ट करने के लिए। लेकिन क्या करूं, क्या सारा लूट लिया मेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। पता नहीं क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ छीन लिया। केतन की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने पहले तो सिया को निर्दोष माना, लेकिन जब सिया की मां से केतन की मां ने बात की तो समझ में आ गया कि सिया ने सबको गुमराह किया। केतन की मां अब सिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग कर रही है। हमको जब पता चला हम खुद शॉक थे उस चीज़ के लिए। जब 19 को हमको पता था, 19-20 को जब बेटा आया नहीं तो हम खुद शॉक थे। और जब हुआ था सबसे पहले सिया की मम्मी का कॉल आया था और वो उसने खुद ब्लेम किया है कि आप आपके बेटे को हमेशा ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। लेकिन जो बातें पता चली है तो सिया ही जबरदस्ती हाँ, सिया ही जबरदस्ती लेके गई है। और सिया की मम्मी ने हमको कॉल करके बोला है मेरे को कि आप आपके बेटे को ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने चांगोदर इलाके में चल रहे नकली ब्लड प्लाज्मा रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है और मुख्य सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रैकेट का मास्टरमाइंड पहले एक फार्मा कंपनी में काम कर चुका है, जिसकी वजह से उसे इसकी पूरी जानकारी थी। जब ब्लड बैंकों से फार्मा कंपनियों के लिए असली प्लाज्मा ले जाया जाता था तो इनके ड्राइवर इसकी सूचना मुख्य आरोपी दिनेश को देते थे और फिर फार्मा कंपनी को डिलीवरी देने से पहले अच्छा प्लाज्मा रास्ते में ही निकाल लिया जाता था। यह नेटवर्क पिछले 6 महीने से लगातार सक्रिय था, जिनके पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा का सामान और करीब 1150 यूनिट मिलावटी ब्लड प्लाज्मा बरामद किया गया है। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में चांगोदर एरिया का ये जो सुहास नगर सोसाइटी है, इसी के इस D1 मकान में चल रहा था पिछले 6 महीने से मिलावट युक्त प्लाज्मा बनाने का बड़ा रैकेट। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली और जब पुलिस ने यहाँ पे रूरल पुलिस ने आकर के रेड किया तो देखा ये एक नॉर्मल का घर है जिसके ऊपरी भाग में जो है प्लाज्मा को बदलने का, रिप्लेस करने का रैकेट चल रहा था। पिछले करीब 6 महीने से ये रैकेट चल रहा था बताया जाता है। और जो मुख्य सूत्रधार है दिनेश चौधरी, वो एक ब्लड बैंक संचालक जो है मोहन गायकवाड़, उसके साथ मिलकर के ये रैकेट चला रहा था। और होता ये था कि जो 2 ड्राइवर थे इनके साथ जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, वो ये सारा प्लाज्मा का जो स्टॉक था वो जब लोड होता था महाराष्ट्र के ब्लड बैंक से फार्मा कंपनीज में जाने के लिए तो उसे उसकी सूचना जो है वो दिनेश चौधरी को दे दिया करते थे। और उसके बाद यहाँ इस घर में वो प्लाज्मा जो है ओरिजिनल प्लाज्मा, रियल प्लाज्मा, उसको ला करके यहाँ पे उसमें से एक क्वांटिटी निकाल ली जाती थी और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर और दूसरा मटेरियल मिला करके उसे एकदम सब स्टैंडर्ड प्लाज्मा
के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वो उन्हीं गाड़ियों में रिप्लेस कर दिया जाता था। तो वो फार्मा कंपनीज में पहुंच जाता था और बाकी का जो रियल प्लाज्मा ये एक्सट्रैक्ट करते थे, इसे सस्ते दामों पे बाहर बेच देते थे। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। आपातकाल की आज 51वीं बरसी बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक जाएंगे, जहां वो आपातकाल की बरसी पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिहार में भी बीजेपी आपातकाल की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर प्रदेश से मंडल स्तर तक समारोह का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI आज से पेपर लीक मामले पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। इस मुहिम के तहत युवाओं को जोड़ा जाएगा। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की मांग को भी मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस का ये देशव्यापी अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। वोटर लिस्ट अपडेट यानी SIR के तीसरे फेज की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पंजाब और तेलंगाना में आज से SIR शुरू होगा। इसके तहत घर घर गणना का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान BLO घर घर जाकर लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। SIR के तीसरे फेज में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया का काम किया जाएगा। DRDO को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से भारतीय सेना की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल बेंगलुरु में आज DRDO में बना स्वदेशी नेत्र यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम सभी परीक्षणों पर खरा उतर चुका है और अब पूरे तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ये विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों की टोह लेने में पूरी तरह सक्षम है। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम इस्तेमाल करेंगे। वैभव के लिए फैसला ICC और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत लिया गया है। वहीं वैभव मैचों के दौरान भारतीय प्लेयर्स के साथ रह सकेंगे और टीम मीटिंग का भी हिस्सा होंगे, लेकिन उन्हें कपड़े बदलने के लिए अलग चेंजिंग रूम और वॉशरूम का इस्तेमाल करना होगा। ICC ने ये नियम साल 2019 में लागू किया था।